तो नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन सिंह। आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी और बी मिशन टीवी को। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आज हम उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते करते द्वारा आ पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश की दलितों की राजधानी माने जाने वाली आगरा में। आगरा में हम छावनी विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता जो कि पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि 2022 के चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है और इस विधानसभा में वो कैसे काम कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को कैसे करा रहे हैं 2022 की तैयारी। साथ ही उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी जो कार्य कर रही है वो कहाँ तक उनकी जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल होगी या नहीं होगी। तो पहले उनका परिचय हम उनसे ही जानते हैं और समझते हैं 2022 के चुनाव को लेकर क्या है उनकी रणनीति। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप साथियों के लिए। अब 2022 को चुनाव आ गया नज़दीक, ऐसे में आपकी पार्टी क्या तैयारी कर रही है, खासकर आगरा में? देखिए, 2022 का जो विधानसभा चुनाव 2022 का है, उसके लिए हमारी पार्टी आगरा पूरे मंडल में पूरी जोरदारी के साथ तैयारी कर रही है। सबसे पहले पार्टी के नेतृत्व में माननीय गोरेलाल साहब ने पार्टी की बूथ की कमेटियां, सेक्टर की कमेटियां, विधानसभा की कमेटियां, भाईचारे की कमेटियों को पूरी तरह से मजबूत किया है। उसमें कुछ कार्यकर्ता निष्क्रिय थे जो कार्य में समय नहीं दे पा रहे या उनके पास वक्त नहीं था, उनको बदलकर कर्मठ वक्त देने वाले कार्यकर्ताओं को लगाया गया और इस तरह से उनके नेतृत्व में आज जिले की सभी विधानसभाओं पे कार्यकर्ताओं की इतनी मजबूत टीम तैयार हो गई है कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र पे, अपने अपने बूथों पे, अपने अपने सेक्टरों पे, अपनी अपनी विधानसभाओं में कर्मठता के साथ लगे हुए हैं। हाल ही के दिनों में 9 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो मायावती जी की रैली हुई, उससे क्या संदेश गया उत्तर प्रदेश की जनता को, खासकर आगरा की जनता जब वहाँ से लौट कर आई तो आपने जब समीक्षा की होगी तो उनका क्या कहना था? देखिए, जो दिनांक 9 अक्टूबर को माननीय बहन जी ने ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया था कि सभी को लखनऊ के पार्क में इकट्ठा होना है। केवल कार्यकर्ताओं की भीड़ थी और जो कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, जो कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रहे थे, केवल उसी स्तर तक के लोग गए और जिसका भी जन सैलाब इतना था कि वहाँ ग्राउंड पे जगह नहीं थी। अगर यही बहन जी अगर रिक्वेस्ट करके या बहन जी पार्टी के तत्वाधान में रैली के रूप में करती तो मैं जानता हूँ कम से कम 25 से 30 लाख भीड़ होती। कार्यकर्ताओं के अकॉर्डिंग ही ऐसा मैसेज गया है हर जिले, हर विधानसभा में कि आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का होगा और अच्छे स्तर का होगा। अब जो 2022 का चुनाव है तो वोट से ही तो जीता जाएगा। कई जैसे लोग हैं उनके वोट बढ़े नहीं है अभी तक, तो आपके बीएलए जो लगाए गए हैं पार्टी से वो कैसे काम कर रहे हैं? क्या उनके वोट लगातार बढ़ रहे हैं या फिर जो शासन प्रशासन के लोग हैं कोई आनाकानी कर रहे हैं वोटों को बढ़ाने में? देखिए, प्रशासन पूरी तरह से कर्मठता के साथ जो भी बूथ होता है, मतदान केंद्र होता है और जो भी सेंटर होता है उस पर जो भी बीएलओ बैठता है वो बीएलओ बड़ी ईमानदारी से वर्किंग करता है। परंतु उसकी ईमानदारी वर्किंग पर कुछ संदेह रहता है कि जैसे कि हर बार अभियान चलता है वोट बढ़ाने का 18 साल की उम्र के प्लस वालों का, और जो वोट नहीं बढ़ पाए या जो वोट किसी कारण से लिस्ट से फ्री हो गए या आउट हो गए तो उनका भी वोट बढ़ता है। जो फार्म नंबर 6 है उसको हमारी पार्टी के बीएलए, क्योंकि पार्टी की तरफ से बीएलए हर बूथ पर नियुक्त किए जाते हैं और बीएलए पार्टी के जो भी वोटर होते हैं उनका फॉर्म, जो अनपढ़ वोटर होते हैं, जो वोट का फॉर्म भर नहीं पाते, जो उसको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाते, तो हमारी पार्टी का बीएलए उस फॉर्म को भरकर और शासन प्रशासन की तरफ से जो केंद्र पे बीएलओ बैठता है उसको देते हैं। उसको रिसीव कराने के बाद कभी कभी क्या होता है कि रिसीव कराने के बाद भी वो वोट बढ़ के नहीं आता है।
अब वो ये पता समझ में नहीं आता है कि वोट देने के बाद, फार्म देने के बाद सैकड़ों फार्म जाते हैं एक एक सेंटर से और वोट एक भी भर के नहीं आता है। तो कभी कभी ऐसी मंशा लगती है कि बीएलओ उनको कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। यहाँ तो पब्लिक को, वोटर को झांसा दे के चले जाते हैं, परंतु रियल वास्तविकता में वो वोट वोटर लिस्ट में तब्दील नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैं प्रशासन से भी और अपने पार्टी के बीएलओ से यही कहूँगा कि वोट को रिसीव करके दें। जब नेक्स्ट राउंड पर कोई भी अभियान चलता है तो उनसे जवाबदेही करें कि हमने पिछली बार इतने वोट आपको दिए, उनका क्या हुआ, किस कारण निरस्त हुए, और बढ़े तो उनका हमको कार्ड रिसीव कराइएगा। और अगर किसी कारण से सरकार के जो बीएलओ हैं वो अकारण किसी तरह से उसको निरस्त करते हैं, तो हर प्रत्येक वोटर का ये हक है और उसकी भारतीय पहचान पत्र में, जैसे मतदाता पहचान पत्र भारतीय पहचान पत्र हैं, और प्रत्येक भारतीय को अपना भारतीय पहचान पत्र लेना एक हक है। वो अपने हक के आधार से बीएलओ या सीनियर जो भी अधिकारी होते हैं, निर्वाचन अधिकारी के अकॉर्डिंग जो भी अधिकारी होते हैं, वो उसकी जवाबदेही करने में सक्षम रहता है। परंतु हमारे बीएलए जो पार्टी की तरफ से लगे हैं वो उनको उनका कारण नोट कराएं और उस वोट को सत्य तक, मतलब 100% बढ़ाने की कोशिश करें। तो जैसे कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में वोटर रहते हैं, अब वोटरों को पता ही नहीं है कौन हमारा वोट बढ़वाएगा, तो वो उन वोटरों को आप कैसे जोड़ते होंगे आप उनसे कि हमारे पास आइए, या कैसे उनके पास जाते हैं आप, वो कैसे आपके पास आते हैं कि हमारा वोट बढ़वाइए या नहीं? देखिए, हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका जैसे ही अभियान शुरू होता है, वोट बढ़ने का कार्य चलता है, वोटर लिस्ट में संशोधन का कार्य चलता है, तो हमारी जो पार्टी के बीएलए हैं, बूथ पे लगे हुए कार्यकर्ता हैं, वो गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, गली-गली में ये मैसेज देते हैं कि इस तारीख से आपका वोट बढ़ागा, इस तारीख से आपके वोट में अगर किसी भी तरह का संशोधन है तो वो संशोधन भी होगा। इस तरह से वर्किंग बराबर चलती है। आपके आगरा में हाल ही के दिनों में लगभग तीन प्रत्याशी ऐसा लगता है कि फाइनल हो गए हैं, उनकी घोषणा भी हो गई है, तो उनसे क्या आगरा के लोग संतुष्ट हैं? जैसे आपको ग्राउंड से जो भी जानकारी मिली हो, आपको ऐसा क्या लगता है आगरा में? देखिए, माननीय बहन जी जिस पे भी अपना विश्वास जताएंगी, माननीय बहन जी जिसको भी अपना प्रत्याशी बना के भेजेंगी, हमारे ज़िले में नहीं पूरे यूपी में, और पूरे यूपी के अंदर बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, ज़िले का, विधानसभा का, मंडल का, वो पूरी तरह से माननीय बहन जी को आदेश को ही फॉलो करता है। माननीय बहन जी जिसको भी प्रत्याशी बना के भेजेंगी उसको ग्राउंड से और जिताने तक पूरी तरह से मजबूत किया जाएगा। या आगरा में कोई विरोधाभास नहीं है, मतलब आपका कहने का मतलब है पार्टी के जो प्रत्याशी हुए हैं उनके खिलाफ? देखिए, नहीं, आगरा के अंदर कहीं भी किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं है। और जो आगरा का जिस विधानसभा पे हमारे प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, उन विधानसभाओं पे उन विधानसभा के कार्यकर्ता पूरी कर्मठता के साथ वोट बढ़ाने के लिए, लोगों से जनसंपर्क के लिए तत्परता के साथ लगे हुए हैं। हमने आपको भी फेसबुक पर देखा कि आप भी वोट बढ़वाने का काम कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ, तो आपको क्या कठिनाइयाँ आती हैं वोट बढ़वाने में? देखिए, वोट बढ़वाने में तो कहीं कठिनाई नहीं है, थोड़ा सा तालमेल डिसमैच होता है कि हम जिस सेंटर पे, जिस मतदान केंद्र पर जब हमारा पार्टी का कार्यकर्ता बीएलओ को फॉर्म भर के देता है, तो वो कहीं ना कहीं उनमें से कुछ अपनी या तो उनकी कोई मजबूरी रहती हो, या प्रशासन का दबाव रहता हो, या कहीं कोई कारण रहता हो, परंतु वो कारण जिस व्यक्ति का पहचान पत्र बनना है उस तक वो कारण नहीं पहुंचता। अपने स्वतः ही कारण बना के उसको एक कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है, जबकि इसका कारण एक फेयर होना चाहिए कि आपके फॉर्म में ये कमी थी इसलिए निरस्त हुआ, आप ये पूर्ति करेंगे तो आपका फॉर्म बढ़ जाएगा। और प्रत्येक बीएलओ की एक भारतीय भावना होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय नागरिक पहचान पत्र मिलना जरूर चाहिए। जैसे कि हमने अपना कुछ ही समय में कि पिछले 2012 से मान लो या 2014 से आधार कार्ड के लिए इतना प्रचार प्रसार किया गया, और आज हम जानते हैं कि 99% आधार कार्ड सभी के कंप्लीट हैं, परंतु आधार कार्ड हमारा भारतीय पहचान पत्र नहीं है। भारतीय पहचान पत्र और हम भारतीय नागरिक और भारत की जो सरकारों को बदलने
और चेंज करने का जो प्रयत्न है वो वोट के माध्यम से होता है। वोट ही हमें हर चीज़ उपलब्ध कराता है, चाहे वो शिक्षा का माध्यम हो, चिकित्सा का माध्यम हो, वोट ही उपलब्ध कराता है। जब हम बेहतर कैंडिडेट को चुन के भेजते हैं तो उसी से हमें सारी सुविधाएं मिलती हैं। अगर वोट के प्रति षड्यंत्रकारी तरीके से कुटाराघात होता है, मतदान पहचान पत्र के साथ कुटाराघात होता है, षड्यंत्रकारी तरीके से उसको डाउन किया जाता है, तो ये लोकतंत्र का खतरे में जाने का संदेह है। अब जो भाजपा की सरकार रही 4.5 साल से ऊपर, उसमें क्या आपके आगरा में कोई काम हुए जिससे कि आगरा की जनता को लाभ मिले हों? देखिए 4.5 साल लगभग बीजेपी की सरकार आगरा के अंदर रही, और आगरा के अंदर मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए बस इतना ही कहूँगा कि आप जब आए होंगे, पूरा आपने रोड भी देखा होगा, बहुत खराब था। हाँ, इस रोड को बनने के लिए कम से कम 1.5 से 2 महीने रेगुलर चल रहा है वर्किंग। अब 1.5 से 2 महीने जो दैनिक लोगों का आना जाना रोड पर रहता है, एक लंबा समय पीरियड देने के बाद भी जो ठेकेदार है या जिस सरकार के नेतृत्व में या जिस सिस्टम के नेतृत्व में ये रोड का निर्माण हो रहा है, परंतु कहीं भी तत्परता, एक स्पीड नहीं दिखाई जा रही, क्योंकि लोगों का आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, आए दिन स्कूलों की बसें रोड पे फंसती रहती हैं, आए दिन जाम लगता रहता है, परंतु कार्य के प्रति कहीं भी कोई स्पीड नहीं है। ये तो केवल 4.5 साल में पहली बार इतना विकास दिख रहा है रोड पे, नहीं 4.5 साल में से 4 साल तो इन्होंने बिल्कुल 0/0 पे निकाल दी। अगर आपकी विधानसभा से आपकी पार्टी का विधायक बन के जाता है तो ऐसे कोई तीन कार्य बताइए जो आपकी पार्टी कराएगी मुख्य रूप से इस विधानसभा में। देखिए सबसे मेन फोकस जो हमारी विधानसभा का है, और विधानसभा के साथ साथ पूरा आगरा ज़िले का है, पूरा आगरा ज़िले में जितनी भी जनसंख्या वो 3 चीज़ों पे डिपेंड रहती है। सबसे पहला हमारा डिपेंड रहता है टूरिस्ट पे है। अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे अधिक फोकस टूरिस्ट पे होगा। टूरिस्ट में जितना हम बाहर से आने वाले टूरिस्टों को उनको हेल्प दे सकते हैं, तो आगरा के प्रत्येक नागरिक को जो टूरिस्ट से जुड़ा हुआ है उनको रोजी रोजगार अच्छे सरलता से मिलेगा। दूसरा, आगरा का फेमस व्यापार है जूता उद्योग। अगर हम जूता उद्योग के प्रत्येक कारीगर को, प्रत्येक ठेकेदार को और प्रत्येक नागरिक को हम सुलभता से लोन भी उपलब्ध कराएंगे, उसके माल का आवागमन के लिए अच्छा सुविधाएं देंगे। जैसे माननीय बहन जी के समय आगरा के अंदर जूता मंडी का निर्माण हुआ था, परंतु वो निर्माण हुआ, उसका आगे का विकास कार्य इन सरकारों में ठप पड़ा हुआ है। तो आने वाली सरकार में ये 2 काम बहुत ही स्पीड से चल रहे हैं, और आगरा का 90% लोग जो SC ST OBC से जुड़े हुए हैं उनका इन्हीं 2 वर्किंग पे अधिक हैं, बाकी सब। अब जो 2022 के चुनाव को लेकर आप आगरा की जनता को और प्रदेशवासियों को, खासकर अपनी विधानसभा के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहोगे? कैसे काम करें लगनता से, वो कैसे पार्टी को आगे बढ़ाएं और कैसे सरकार बनाएं? मैं अपनी पार्टी के सभी, सबसे पहले अपने युवा साथी, हम उम्र साथियों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारा अपना कैरियर है। आज हम जिस उम्र पर हैं उसका 50% हम अपना गेज कर चुके हैं, 50% उम्र बाकी है। अगर हमको आने वाला वक्त और आने वाली पीढ़ियों का वक्त सुधारना है तो इस बार कर्मठता के साथ हर बूथ पे, हर सेक्टर पे अपनी कर्मठता के साथ सबसे पहले हम वोट बढ़ाएं। वोट बढ़ाने के साथ साथ हम अपने लोगों को जागरूक करें, और माननीय बहन जी ने पिछले 4 साल की सरकार में जो कार्य हम लोगों के लिए किए, जनता के लिए किए, उनको जनता के बीच में खोलें, उनको समझाएं, उनको दिखाएं कि हमारी सरकारों में ये कार्य हुए, और वर्तमान की सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही। यहाँ तक कि वर्तमान की सरकार ने तो अभी आपका कोरोना चला, कोई हेल्प नहीं मिली। अब डेंगू चल रहा है, अब डेंगू चल रहा है, कोई हेल्प नहीं है। उससे पहले प्रवासी मजदूरों का हजारों किलोमीटर चल चल के वो लोग अपने निवास पे पहुँचे, परंतु सरकार ने एक भी दरियादिली नहीं दिखाई जिससे कि वो लोगों को हेल्प हो सकती थी। तो सरकार का तो चिट्टा खुल चुका है पब्लिक के सामने। बाकी अब इन पे कौन सी जादुई छड़ी है जिससे ये दोबारा से पुनः सरकार में वापसी लेंगे, तो हमें तो लगता नहीं। माननीय बहन जी पूर्ण बहुमत के साथ पूरे यूपी में वापस होंगी, और आगरा छावनी की सीट
हम कोई भी प्रत्याशी हो, किसी भी तरह का प्रत्याशी हो, माननीय बहन जी जिसको भी अनुशासित तरीके से बना के भेजेंगे, हम उसको जिता कर भेजेंगे जी, हमारा अपना प्रण रहेगा। तो हमारे साथ आगरा छावनी से संजय सर थे, जो कि पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जब हम उन्हें फेसबुक पर देखा तो हमने सोचा चलो मिलते हैं, तो हम मध्य प्रदेश से यहाँ उनसे मिलने आए और उनके विचार हमने आपको बताए और उन्होंने खुद बताए उनके क्या विचार हैं पार्टी के लिए। तो ये वीडियो आप बहुजन साथी और बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस वीडियो के बारे में कमेंट में राय ज़रूर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।